वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब अब जीएसटी में अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके कंसल्टेंट से भी पूछताछ होगी। ये नया नियम आया है दिल्ली में, और स्टैंडर्ड इन्होंने इशू करा है फॉर कैंसिलेशन। और कैंसिलेशन में अभी मैं दिखा रहा हूं कौन सा है। 5.6 में पैराग्राफ में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जब भी कभी किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे फेक इनवॉइसेस के केस में, तो सबसे पहले वो जिसने फर्जीवाड़ा करा बिल इशू करे उसको तो पकड़ेंगे ही, साथ साथ वो प्रोफेशनल को भी पकड़ेंगे और उसको भी नोटिस भेजेंगे। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो उसको सेक्शन 70 में सम्मन भेजे जाएंगे। सम्मन भेजकर प्रोफेशनल को बुलाया जाएगा और उससे जानकारी ली जाएगी कि क्या आप अवेयर थे, क्या आपको पता था कि यहाँ पर ये जो आपका क्लाइंट है वो इस तरह के काम कर रहा है। और बहुत कुछ उन्होंने इसमें लिखा है कि हो सकता है कि वो प्रोफेशनल के यहाँ छापा भी मारे और उसके यहाँ चेक करें कि कहीं उन्होंने कोई बिल, उसकी ऑफिस में कोई ट्रांजेक्शन्स, कुछ ऐसे कागज तो नहीं पाए जा रहे। यहाँ पर जो सपोर्टिंग में जीएसटी प्रोफेशनल की बात की गई है वो की गई है जीएसटीपी, यानी जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एडवोकेट्स जो रिटर्न भरने का काम करते हैं या उसके साथ देते हैं। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए, इस पूरे एडवाइजरी को समझेंगे कि क्या कहना चाह रही है ये एडवाइजरी और कहां से निकली है। ये 1 मार्च को जारी हुई है, दिल्ली स्टेट के लिए है, लेकिन परिणाम इसके और भी जगह यूज करे जा सकते हैं। इस एडवाइजरी का ये कहना है कि बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आईटीसी दूसरों को पास ऑन कर देते हैं, और इनको इन्होंने कहा कि नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर हम इनको बोलते हैं। नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर ये इस तरह के टैक्स पेयर हैं जो सिर्फ सिर्फ बिल सप्लाई का काम कर रहे हैं और रिटर्न एक्चुअली गुड सप्लाई नहीं कर रहे या सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहे, केवल और केवल ऐसा टैक्स पास ऑन कर रहे हैं सिर्फ बिल जनरेट करके। और इसमें इस ये जो नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं ये फ्रॉडलेंट तरीके से जीएसटी का रिफंड लेने का भी कई जगह काम करते हैं, या ई वे बिल किसी और के नाम पर जनरेट कर दिया, या इस तरह का सरकार के साथ धोखाधड़ी करी। इनका वेरिफिकेशन करा जाएगा, और जब वेरिफिकेशन करा जाएगा तो क्या क्या होगा। देखिए, सरकार को ये डेटा आता कहाँ से है, तो इनके पास सस्पिशियस डेटा आ रहा है सीजीएसटी से, क्योंकि दिल्ली जीएसटी की बात कर रहे हैं, डीजीजीआई, डीजीआरएम और अदर स्टेट्स और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी कई बार इन्हें डेटा दे रहा है। फेक इनवॉइसेस वो होते हैं जो कि टैक्स कॉम्प्लायंट इनवॉइसेस नहीं होते। तो ये तो हम सब समझते हैं कि टैक्स कॉम्प्लायंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि भाई इनमें प्रैक्टिशनर का क्या रोल है और ये एडवाइजरी की जरूरत क्यों पड़ी। एडवाइजरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन के एक जारी करना था कि भाई किस किस से ये काम कर रहे हैं, रिपोजिटरी क्रिएट करना था, और इंफॉर्मेशन और एविडेंस जहां जहां इकट्ठे करे जाएंगे उनके लिए क्या होगा, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात यहां पर की गई थी। एक चीज और समझिए जरा आप, इसमें जो उन्होंने बात कही है कि ये इस तरह के लोग होते हैं जो सीरीज ऑफ शेल कंपनीज और डमी कंपनीज बनाकर आईटीसी एक दूसरे को पास ऑन करके लीनियर या सर्कुलर फैशन में अपना टर्नओवर भी बढ़ाते हैं। तो शेल कंपनीज और डमी कंपनीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये वो कंपनीज होती है जिनमें एक्चुअली टर्नओवर नहीं है, लेकिन लोग अपनी जान पहचान में, फैमिली, फ्रेंड्स या एम्प्लॉयज के थ्रू भी इस तरह की कंपनीज बनाकर टर्नओवर बढ़ाने का काम करते हैं। लीगल प्रोविजंस एज यू ऑल नो, सेक्शन 29 होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, 29(1), 29(2), दो सब सेक्शन है। 29(1) में जब एक टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, मैंने बिजनेस बंद कर दिया है या ट्रांसफर कर दिया है, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, जैसे आपका पैन था, आप एज एन एलएलपी थे, एलएलपी को आपने प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर दिया, और फॉर से पार्टनरशिप फर्म थे उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। तो इन केसेस में
भी 29(1) में आप एप्लीकेशन डालते हैं, या जिन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर सेक्शन 25 वो कैंसिल कर दिया, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, या जो भी कोई रीजन रहे हो, तो 29(1) इसलिए होता है। 29(1) में इन्होंने कहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात है तो आप सारी डिटेल लेंगे, डिपार्टमेंट चेक करेंगे कब तक की रिटर्न फाइल हुई, कोई टैक्स लायबिलिटी तो नहीं बची, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। लेकिन सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 मोस्ट पावरफुल सेक्शन, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, सिर्फ 29(2) में पावर होती है कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दे। ये रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन कब है? जब आप जीएसटी के प्रावधानों को ना माने, या आप कंपोजिशन डीलर हैं, 3 रिटर्न टाइम पर 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, या रेगुलर डीलर हैं, 6 मंथ्स की रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, या आपने 25 में रजिस्ट्रेशन लिया था वॉलंटरी और आपने 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, या आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ टैक्स के बेस पर लिया। हालांकि लिखा हुआ है लॉ में कि जब भी आपका कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन तो उससे पहले आपको एक मौका दिया जाएगा अपनी बात बताने का कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करा जाए। अब यहां पर समझिए जो एडवाइजरी का बेसिक मतलब है कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर खुद से कैंसिल करेगा कि आपने फेक इनवॉइसेस में डील करा है, तो वो क्या क्या चेक करेगा? कहीं मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक एड्रेस पर तो नहीं है, या एक ही पैन पर आपने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो नहीं ले रखे, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट या गलत एड्रेस पर तो नहीं ले रखे, या आप सेंसिटिव कमोडिटीज में डील कर रहे हैं, या कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन ईमेल आईडी, कॉमन प्रोमोटर्स हैं जो कि शायद किसी और स्टेट ने बताया इनको कि साहब हमारे यहाँ पर ये फ्रॉड है और इंफॉर्मेशन आई है तो ये यहाँ पर भी उस पर एक्शन लेंगे, या आपका प्रेमिसेस बहुत छोटा है लेकिन वॉल्यूम ऑफ गुड्स आप दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा टर्नओवर है, या आपने ई वे बिल जनरेट नहीं करा, या ई वे बिल और एक्चुअल इनवॉइसेस में मिसमैच है, या एबनॉर्मल आईटीसी यूटिलाइजेशन, आप एबनॉर्मली 95% से ज्यादा आईटीसी यूज करें। हालांकि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो 12 मई 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसओपी फेक इनवॉइसेस पर जारी की थी। इन सब ग्राउंड्स पर प्रॉपर ऑफिसर आपका कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो ये चेक करेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, स्टेक होल्डर्स कहाँ थे, फील्ड विजिट जहां भी नेसेसरी होगी वहां फील्ड विजिट करवाई जाएगी, और स्क्रूटनी करी जाएगी आपके रिटर्न्स की कि आपका क्या टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल करने की जरूरत है, 1 एंड 3B में कोई मिसमैच तो नहीं, 3B में जो क्रेडिट लिया है क्या वो जीएसटी 2A से ज्यादा तो नहीं है, या आपके जो 2A में जो आईटीसी आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर या कैंसिल डीलर से आ रहा है। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है तो वो सस्पिशन के कारण जीएसटी इंस्पेक्टर को ये केस मार्क करेंगे, हु विल कंडक्ट लोकल इंक्वायरीज कि कहीं ये फर्म जहां पर बताई गई है वो काम कर रही भी रही थी या नहीं कर रही थी, या जिस स्केल पर ये दिखा रही थी उस स्केल पर ये काम कर रही थी। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब आपके खिलाफ नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे, पेनल्टी लगाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जाएगा। लेकिन जो ये बात निकल कर आई कि भाई एविडेंस और रिपोर्ट्स कैसे कलेक्ट करी जाएंगी, तो यहां पर बात समझिए कि जब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात यहां पर इन सेक्शंस में कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी ऑथराइज सिग्नेचरी की भी डिटेल ले लो, और हो सके तो इसके कंसल्टेंट जीएसटीपी सीए एडवोकेट की भी डिटेल ले लो कि जिनसे आप फर्दर में फ्यूचर में कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके। ऑफ कोर्स नेचुरल प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ऑर्डर कैंसिलेशन का स्पीकिंग ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कैंसिल हो जाने के बाद भी अगर कोई लायबिलिटी निकलती है तो वो तो देनी ही पड़ेगी, और 3 महीने में रजिस्ट्रेशन के आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। लेकिन बात आती है इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन की, यहां पर ये एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर प्रॉपर ऑफिसर या नोडल ऑफिसर को लगता है तो वो डेटा कलेक्ट करने के लिए एज फार एज पॉसिबल आपके
बिजनेस में आ जाएंगे, बिजनेस प्रेमिसेस में आ जाएंगे, या कहीं और भी जा सकते हैं। और जैसा कि रूल नंबर 25 है, रूल 25 ऑफ जीएसटी है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वेरिफिकेशन होगा तो यू हैव टू इंश्योर कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो वहां पर हो, या ऑथराइज पर्सन वहां पर हो, और जो भी रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट REG 30 में अपलोड होनी है विद इन 15 days ऑफ द विजिट। तो REG 30 अलॉन्ग विद रिपोर्ट, और उसमें फोटोग्राफ भी मैंडेटरी है। अगर आपको कभी इस पर कोई डाउट हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, बिमल कोठारी, वो आप इस कभी भी रेफर कर सकते हैं। फोटोग्राफ के साथ अपलोड करी जाएगी रिपोर्ट में। अगर ये पाया जाता है कि फॉर डॉक्यूमेंट के बेस पर रजिस्ट्रेशन लिया गया है, तो डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट में वो फॉर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी देगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपी लगाएंगे। ओनरशिप डिटेल, किसकी ओनरशिप थी, क्या वो जेन्युइन थी जहां पर आपने दिखाया कि रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ जहां पर भी आपने बताया है कि आप काम कर रहे हैं, तो उसके अगल बगल की नियर बाय बिजनेस ऑफिसेस, शॉप्स, इनसे भी पता करा जाएगा कि ये आदमी या ये बिजनेस एक्चुअली यहाँ पर काम कर रहा था या नहीं। अगर किराए का ऑफिस है या किराए की शॉप है तो लैंडलॉर्ड का जो ओनर है उसका भी स्टेटमेंट लिया जाए। लेकिन फिर बात आती है यहाँ पर प्रोफेशनल की लायबिलिटी की। ये पहली बार है जब लॉ में इस तरह प्रोफेशनल्स को सम्मन भेजने की बात की गई है। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, जो कि आज हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज भी है, कि अगर पाया जाता है कि कोई एंटिटी फ्रॉड में इन्वॉल्व थी तो प्रोफेशनल को भी सम्मन भेजे जाएंगे। प्रोफेशनल से पूछा जाएगा क्या आपको पता था कि इस तरह की एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन्स में ये इन्वॉल्व है। उसके बाद डिपोजिशन की बात करी जाएगी, अंडर सेक्शन 70 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी, और जहां भी पॉसिबल होगा प्रोफेशनल की स्टेटमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स पेयर रिकॉर्ड करी जाएगी। इफ टैक्स पेयर अवेलेबल है तो सिग्नेचर प्रोफेशनल और टैक्स पेयर दोनों के लिए जाएगी। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई डिटेल या इनवॉइस प्रोफेशनल के प्रेमिसेस में पाई गई तो ये फैक्ट रिकॉर्ड भी करा जाएगा वाइल टेकिंग डिपोजिशन या रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि अगर आपके किसी क्लाइंट ने फ्रॉड कर लिया तो डिपार्टमेंट आपके यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे। तो रिटर्न फाइल करते हुए ध्यान रखना कहीं आपका भी नंबर क्लाइंट के साथ साथ ना लग जाए। इसके बाद बैंक की सारी डिटेल ली जाएंगी, केवाईसी चेक करी जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक में फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाकर जीएसटी भी ले लिया और किसी के फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाकर बैंक भी चलाया जा रहा है, बैंक अकाउंट भी चलाया जा रहा है। इसमें भी देखा जाएगा किसके नाम पर कौन एक्चुअली सिग्नेचरी था। और जो भी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी, लैपटॉप एक्सेट्रा जहां भी लगता है कि डेटा आपके पास है वो भी यूज करा जाएगा। और डीएससी कहाँ से यूज करा गया, डीएससी किसके पास है। देखिए दोस्तों, इसमें तो बड़ी समस्या है। ज्यादातर क्लाइंट्स के डीएससी आपके ही पास पड़े होंगे, ध्यान रखना, उनसे स्टेटमेंट लेकर रख लेना। उसके बाद जहां जहां उनको लगेगा, ये डिपोजिशन करने के बाद, और जो भी एफिडेविट वगैरह साइन करवाने कोशिश करेंगे कि फोटो कॉपी, फोटो आईडी लग जाए, पैन आधार कुछ लगवाएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग होगी। और फिर GSTR 3 भी चेक करी जाएगी, कितना गलत आईटीसी लिया गया है। और अगर फेक इनवॉइसेस में आपका क्लाइंट पाया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होने की संभावना अब बढ़ गई है। इसके बाद ये एक्शन जो लिया जाएगा, ये अदर यूनिट्स को, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट्स को शेयर करेंगे, अपने नोडल ऑफिसर को, जोनल ऑफिसर्स को सारी चीजें शेयर करी जाएंगी। लेकिन इन सबको सॉफ्ट कॉपी शेयर करी जाएगी, और हार्ड कॉपी और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर ऑफिसर अपने पास ही रखेगा। BIU फिर ये बाकी स्टेट्स में और बाकी जगह शेयर करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि आपके अगेंस्ट
जो फ्रॉड का मामला है उसको एक तार्किक एंड पर पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आई होप कि आप भी आगे से ध्यान रखेंगे अपने क्लाइंट्स का और कोशिश करेंगे कि जहां पर आपको भी लगे कि कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो आप भी अपने क्लाइंट के साथ या तो उसको भी अवेयर करेंगे, अदरवाइज आप खुद भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना हो। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि आपको कभी भी इस तरह के नोटिस ना आए। जो क्लाइंट्स आपको लगते हैं गड़बड़ हैं, आप उनके साथ व्यापार करना बंद कर दें। तभी आप सुख शांति के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।